हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो अगर आपको ध्यान होगा, सोडियम मेटल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 282। एल्यूमिनियम की क्या होगी, 283। ऐसे ही पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी होगी 2881। ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं। कैल्शियम की अगर हम बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2882। अब एक चीज़ को अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो अगर हम देखें इन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल्स को, तो ये जो पहले वाले 3 मेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इनमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, एम शेल। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये है इसकी वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल को हम उसकी वैलेंस शेल कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम में 2 प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम में 3 प्रेजेंट है। और ऐसे ही अगर हम बात करें पोटेशियम और कैल्शियम की, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल है एन शेल। और इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि हर एटम ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। ऑक्टेट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर वो किसी के साथ में रिएक्ट करने की उसे ज़रूरत नहीं है ना। वो तभी किसी के साथ में रिएक्ट करता है जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता होता है। वो चाहता होता है, हर एटम ये चाहता होता है कि मैं पूरी तरह से स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होने के लिए उसको चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब अगर सोडियम मेटल ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो एक तरीका तो उसके पास ये है कि वो एम शेल में 7 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेकर आए। एक तरीका उसके पास ये है कि वो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी, एल शेल बन जाएगी, और उसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ज़्यादा आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी एनर्जी इसमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी खर्च होगी। तो ज़्यादा ईजी इसके लिए है एक इलेक्ट्रॉन्स को दे देना। तो सोडियम एटम की टेंडेंसी क्या है कि जहाँ भी उसको मौका मिलेगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उससे क्या होगा, पहले उसके पास 11 प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो तब तो वो न्यूट्रल था, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज था एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास प्रोटॉन तो 11 ही रह गए और इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10। तो अब क्या होगा, अब उसके पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो बनाएगा सोडियम आयन, है ना। ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम पर ध्यान दें, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ये, तो ये क्या बनाएगा, ये भी एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तो वो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। पोटेशियम, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। ऐसे कैल्शियम अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। पॉजिटिव आयन यानी केटायन फॉर्म करेगा।
तो यहाँ अगर हम जनरल में बात करें, हमें क्या दिखाई दे रहा है, जितने भी मेटल्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, इनकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की इनकी टेंडेंसी होती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की इनकी टेंडेंसी है, तो ये कैसे आयंस बनाते हैं, ये बनाते हैं पॉजिटिव आयंस, कैटायंस फॉर्म करते हैं, है ना, ये बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हैं। मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनकी नेचर है पॉजिटिव आयंस फॉर्म करना, यानी इनकी नेचर है, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, इसमें हमें पता है कुल मिलाकर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 5। आउटर मोस्ट शेल में इसके हमें दिखाई दे रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है, तो इसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ताकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। ये क्या चाहेगी, इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, ताकि ये एक नेगेटिव आयन फॉर्म कर दे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स तो उतने ही थे, 7 ही थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएगी, ये एक नेगेटिव आयन यानी एनायन फॉर्म करेगी। ऐसी ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जहाँ से भी मिलेंगे ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगी, और ये क्या बनाएगी, एक नेगेटिव आयन फॉर्म करेगी। सेम ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2 7। ये क्या चाहेगी, ये चाहेगी कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिसको एक्सेप्ट कर ले और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये भी नेगेटिव आयन बनाने की इसकी टेंडेंसी है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, किसी को भी हम देखें, क्लोरीन की अगर हम बात करें 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 8 7। तो इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या चाहेगी कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ताकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और एक नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन, ये फॉर्म करेगी। तो नॉन मेटल्स के केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है नॉन मेटल्स की टेंडेंसी कैसी है, इसकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इन सबको लूज करना हो तो उसमें तो बहुत एनर्जी खर्च होगी। इनके लिए इजी क्या है, इनके लिए इजी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ईजी है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ईजी है। तो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, और क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। और ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, इसलिए हम कहते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इनकी नेचर कैसी है, इनकी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी मेटल्स की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी इसी बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से जो भी हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो सब इसी की वजह से शो होती हैं। तो अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेकर। सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं वो, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि सोडियम एक मेटल है, ठीक है, और उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो क्या होगा, 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक तरीका बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो हमने लिखा है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट बनाकर या क्रॉस बनाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट बना देंगे। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम।
यानी सोडियम के साथ में हमने उतने डॉट बना दिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है क्लोरीन। एक क्लोरीन का एटम है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 287। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, तो हम कैसे बनाएंगे? हम क्लोरीन लिखेंगे और इसके चारों तरफ उतने डॉट या उतने क्रॉस लगा देंगे जितने इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो डॉट तो हमने यहाँ सोडियम के लिए यूज़ कर लिया था, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ हम क्रॉस बना देते हैं। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में 7। तो 2 हमने यहाँ बना दिए, 2 हमने यहाँ बना दिए, 2 हमने यहाँ बना दिए और 1 हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। अब एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम अगर साथ में आएंगे तो क्या होगा? सोडियम ये चाहता है कि वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्लोरीन ये चाहता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें। दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन के साथ में आते ही ये सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। दोनों का काम हो गया, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा? सोडियम के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और क्लोराइड जो है वो सोडियम का एक आयन ले लेगा। क्लोराइड ने क्या किया? एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके पास अपने तो थे ही 1 2 3 4 5 6 7 तो थे ही, एक और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके पास अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने बना दिया सोडियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, और क्लोराइड ने बना दिया नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। अब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। हमें पता है अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या होगा? ये एक दूसरे से अब दूर नहीं जा सकते, तो इन्होंने क्या बना दिया? अब इन्होंने बना दिया सोडियम क्लोराइड, एक नया कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जब एक मेटल और एक नॉन मेटल साथ में आते हैं तो क्या होता है? अब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है, जिससे मेटल पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के एटम्स पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और एक बार अपोजिट चार्ज इन पर आते के साथ ही ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचने लगते हैं, जिससे कि अब वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते और हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। ये कंपाउंड बना किसका हुआ है? ये कंपाउंड बना हुआ है आयंस का, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का। इसीलिए अब ये जो नया कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये है आयोनिक कंपाउंड जो कि बना हुआ है आयंस का, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयंस का ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखना है कि कोशिश करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी अगर हम लिखें तो क्या होगी? वो 282, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, 2 डॉट बना दी। ऐसे ही क्लोरीन का तो हमने अभी पीछे ही देखा था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 287। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इसमें हमें बनाने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्या होता है? MgCl2। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि चलो ठीक है, इस मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को दे दिया, तो इस क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और है, इसको ये भी देना है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा? एक और क्लोरीन आयन को अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा ये दूसरे क्लोरीन के एटम को। अब इससे क्या होगा? इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया और इस मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोसेस में हमें दिखाई क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो मैग्नीशियम के एटम के ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास क्लोराइड
क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और हर एटम ने एक एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना। इसने भी एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसने भी एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, यानी दोनों पर क्या है, एक एक पॉजिटिव चार्ज है। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने खुद के हैं और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इनके पास मैग्नीशियम का है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg 2 पॉजिटिव, एक तो ये है, और ये अटैच्ड है किसके साथ में, 2 क्लोराइड के आयंस के साथ में जिन पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा, जिससे कि मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। एक आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की और अच्छे से समझने के लिए, तो मैग्नीशियम हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम के साथ में 2 डॉट बना दिए। ऑक्साइड आयन यानी ऑक्सीजन से बना है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसका होता है 2 6। आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम ऑक्सीजन लिखकर और उसके साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ क्रॉस लगाकर यहाँ बना दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने की ज़रूरत है इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 की ज़रूरत है। और मैग्नीशियम को कितने लूज़ करने की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 ही लूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एटम को। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो इसके ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, 6 तो इसके पास अपने थे, 2 ले लिए इसने मैग्नीशियम से, तो अब इसके ऊपर आ गया 2 नेगेटिव चार्ज। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आयंस का बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर शो कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैं क्या, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर से बने हैं, जिसमें क्या हो रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स एक नॉन मेटल को ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, जिसकी वजह से मेटल पॉजिटिव आयन बना रहा है और नॉन मेटल नेगेटिव आयन बना रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स किसके बने हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बने हुए हैं। इन्हीं को हम आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी फिजिकल नेचर की, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे होंगे, तो ये कैसे होते हैं, ये सभी सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसके बने, आयंस के बने हुए हैं, है ना। बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इनके अंदर प्रेजेंट है, और हमें बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं, है ना। इनके बीच में कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, इन आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, ये बहुत पास पास होंगे, पास पास होंगे तो ये कैसे होंगे, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाएंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम इनके बात करें, तो कोई चीज़ मेल्ट कब होती है, जब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। अब हमें पता है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स क्या है, इसके आयंस, आयंस के बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी। आसानी से तो हम इनको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनको अगर हमें दूर करना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हमेशा हाई होता है। रीज़न क्या है, सेम ही रीज़न है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें इन्हें देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की अगर हम इनकी बात करें तो वाटर में तो ये सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, ये सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कोई भी आयनिक कंपाउंड जब हम वाटर में डालते हैं तो वो इनके आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है, तो आयंस दूर दूर हो जाते हैं और वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं।
तो वाटर में तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिजॉल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल है, जैसे केरोसिन है ना, अल्कोहल या केरोसिन की अगर हम बात करें तो उनमें ये डिजॉल्व नहीं होते, डज नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अल्कोहल और केरोसिन में डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अल्कोहल और केरोसिन इनके आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाता, कम नहीं कर पाता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब हमें पता है कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है, जब उसके अंदर चार्जेस मूव करने के लिए फ्री हों। आयनिक कंपाउंड किसके बने हैं, आयंस के बने हुए हैं, ये बने हुए हैं आयंस के। तो आयंस क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब तक ये सॉलिड फॉर्म में हैं तब तक तो इन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो आयंस हैं ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आयंस इधर से उधर मूव नहीं कर सकते तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, चार्जेस इसमें से फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, यानी हमने इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, या फिर मोल्टन फॉर्म में, यानी हमने इनको बहुत ज़्यादा हीट करके इनको हमने पिघला दिया, मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, जब हमने इन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया या हमने इनको लिक्विड फॉर्म में ले आए, हमने इनको पिघला दिया, तो क्या होगा, अब आयंस के बीच में, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, अब आयंस जो है वो मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे, और आयंस मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे तो चार्जेस यानी इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट कर पाएंगे। तो एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है या मोल्टन फॉर्म है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आयंस जो है मूव करने के लिए फ्री हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ये है हमारे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल या केरोसिन में डिजॉल्व नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते। एक और चीज़ यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड तो होते ही होते हैं, साथ में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर हम इन्हें हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये टूट कर बिखर जाएंगे, ऐसे चूरा चूरा हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बने किसके हुए, आयंस के बने हुए। जब हम इसे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ये आयंस का जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा, और जैसे ही दो पॉजिटिव आयंस पास में आए या दो नेगेटिव आयंस पास में आए, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, हमें पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये तुरंत दूर दूर जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो हमारा सॉलिड था ये बिखर जाएगा, ये ऐसे चूरा चूरा होकर बिखर जाएगा। तो ये सॉलिड होते हैं लेकिन ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज बात की यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो हमने देखा मेटल्स कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल साथ में आता है तो क्या होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है, ताकि मेटल का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और नॉन मेटल का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो मेटल तो फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनाता है नेगेटिव आयन, और इन आयन्स के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम कैसे इस आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर सीखा। तो जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को हमने कैसे दिखाया है, ये हमने दिखाया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज करके। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सॉलिड हैं लेकिन ब्रिटल हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं,
वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन अल्कोहल और केरोसिन में डिजोल्व नहीं होते। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीज़न क्या है इन सब के पीछे? रीज़न यही है क्योंकि ये आयंस के बने हुए हैं, जिन आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। इसी वजह से ये आयंस पास पास हैं, तो ये सॉलिड है। और ये क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। वाटर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सकता है, तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जो सॉल्वेंट्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाते, उनमें डिजोल्व नहीं होते। सॉलिड में क्योंकि बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, तो आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में क्योंकि आयंस अब दूर दूर हो गए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, वो मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। और जो कुछ भी हमने पढ़ा है यहाँ पर, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।